आगे बात करें तो इसकी विशिष्ट प्रतिरक्षा तंत्र की कौन कौन सी कोशिकाएं होती है। तो विशिष्ट प्रतिरक्षा तंत्र जब बनाते हैं तो विशिष्ट प्रतिरक्षा तंत्र लसिका लिम्फोसाइट से बनता है, जो एक रुधिर स्वस्थ मानव के अंदर पाया जाता है। अगर हम बात करें स्वस्थ मानव के शरीर में तो रुधिर में लसिकाणु पाए जाते हैं, लिम्फोसाइट कोशिकाएं पाई जाती है। यह WBC है, एक प्रकार की क्या है लिम्फोसाइट, WBC है, क्योंकि यह उसी का ही तो भाग है, भक्षाणु कार्य करती है। कुल WBC का लगभग कितने भाग बनाती है, 20 भाग बनाती है, 20%, जो अकणिकामय प्रकृति, क्योंकि WBC दो प्रकार की होती है WBC, कणिकामय और अकणिकामय। कणिकामय 3 प्रकार की, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, और कणिकामय होती है मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट। तो WBC का एक भाग कौन सा होता है, लिम्फोसाइट होता है। सामान्य युवा में 1 अरब लसिकाणु पाए जाते हैं। अगर नॉर्मल व्यक्ति में बात करें तो कितने लसिकाणु पाए जाते हैं, 1 अरब अणु का लसिकाणु पाए जाते हैं। और भ्रूणीय अवस्था में इनका निर्माण कहाँ होता है, यकृत और थाइमस में होता है। जब भ्रूण में होता है, वयस्क अवस्था में तो लाल अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन भ्रूणीय अवस्था में लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है, यह यकृत और थाइमस में होता है। थाइमस व अस्थि मज्जा में प्राथमिक लसिका अंग व टॉन्सिल, पेयर पैचेस द्वितीय लसिका अंग में कहलाते हैं। तो देखिए थाइमस और अस्थि मज्जा कौन से अंग कहलाते हैं, इसके प्राथमिक लसिका अंग कहलाते हैं, जैसे मैंने के बोला। और जो टॉन्सिल और पेयर पैचेस है ये कौन से कहलाते हैं, इसके द्वितीयक लसिका अंग कहलाते हैं। लसिका अणु 2 प्रकार की, मैंने कहा था लिम्फोसाइट कोशिका 2 प्रकार की, टी लिम्फोसाइट कोशिका और बी लिम्फोसाइट कोशिका। अगर हम बात करें दोनों प्रकार की जो लसिका अणु का उद्भव है वयस्क में अस्थि मज्जा से होता है, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया भ्रूणीय अवस्था में थाइमस से होता है, स्प्लीन से होता है, प्लीहा से होता है, लेकिन वयस्क अवस्था में इसका निर्माण लाल अस्थि मज्जा से होता है। और इनमें हीमोसाइटोब्लास्ट ऊतक की स्तंभ कोशिकाओं में द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है, लाल अस्थि मज्जा में भी, तो लाल अस्थि मज्जा में इसका निर्माण हीमोसाइटोब्लास्ट में ऊतक की स्तंभ कोशिकाओं के द्वारा होता है। इस क्रिया को रक्त उत्पत्ति कहते हैं, परंतु इनका मैच्योरेशन अलग अलग अंगों में होता है। निर्माण तो लाल अस्थि मज्जा में हो जाता है, लेकिन इसका जो परिपक्वन है वह आपके कहाँ होता है, अलग अलग अंगों में होता है। तो लिम्फोसाइट कोशिकाएं क्या होती है, जो थाइमस से प्रवाहित होती है और इसके प्रभाव से विभेदित हो जाती है। ये टी कोशिकाएं यानी कि टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं कहलाती है, जो थाइमस से निर्मित होती है। जबकि वे कोशिकाएं जो अस्थि मज्जा से निर्मित होती है वह कौन सी कहलाती है, बी लिम्फोसाइट कहलाती है। जो आपके थाइमस से बनेगी वो टी लिम्फोसाइट, जो लाल अस्थि मज्जा से बनेगी वह बी लिम्फोसाइट, और अंतिम रूप से परिपक्वन जो होती है लिम्फोसाइट ऊतक, जैसे कि लिम्फोइड, तिल्ली, टॉन्सिल में होता है। टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं प्रतिदिन कोशिका प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायी होती है। सबसे ज्यादा हमारे प्रतिदिन जो रोगाणु से सुरक्षा करती है वह कौन सी कोशिका करती है, टी लिम्फोसाइट कोशिका करती है। और बी लिम्फोसाइट कोशिका 20 ट्रिलियन लगभग 20 लाख करोड़ प्रतिरक्षा उत्पन्न करती है, जो हार्मोनल प्रतिरक्षा में भाग लेते हैं। जो हार्मोनल प्रतिरक्षा होती है, हार्मोन के द्वारा हमारे शरीर में रोगाणु से नष्ट करती है, उसमें कौन सी प्रतिरक्षा भाग लेती है, पी लिम्फोसाइट, जो लाल अस्थि मज्जा से निर्मित होती है। और टी और बी दोनों कोशिकाएं प्रतिजन से प्रेरित होकर अपने अपने कार्य करती है और अपनी अपनी क्रियाएं करती है और रोगाणुओं से सुरक्षा करती है। अगर आगे बात करें टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं की क्या क्या विशेषता होती है, तो यह एक पूर्वज टी कोशिकाओं के उत्पाद द्वारा प्रतिजन की प्रतिक्रिया व्यक्त करती है और मानव शरीर में प्रवेश करने वाले प्रतिजन से अलग अलग टी कोशिकाएं बनती है। तो जब प्रतिरक्षी प्रतिजन क्रिया होती है तो अलग अलग रोगाणुओं से प्रतिजन से अलग अलग प्रतिक्रिया होती है और अलग अलग टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण होता है। और यह शरीर में लगभग 4 से 5 साल अधिक समय तक जीवित रहती है, उसके बाद ये क्या हो जाती है, मृत हो जाती है। अगर बात करें टी कोशिकाओं द्वारा उत्पादित एक पूर्वज कोशिकाएं प्रतिजन की प्रतिक्रिया की दृष्टि से टी कोशिकाओं में समान होती है, लेकिन ये विभिन्न कार्यों की देखरेख करती है। क्या क्या कार्य करती है टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं, हमारी बॉडी में जो थाइमस से उत्पन्न हुई है यह जुड़कर प्रतिजन अनुक्रिया करके प्रतिरक्षी अनुक्रिया करके क्या करती है, सबसे पहले साइटोटॉक्सिन या मारक टी कोशिकाएं होती है। यह क्या करती है, टी कोशिकाएं हमने देखा यह प्रोटीन में उपस्थित होती है और प्रतिजन को सीधे आक्रमण द्वारा नष्ट कर लेती है। ये डायरेक्ट प्रतिजन से क्या करती है, सीधे ही आक्रमण करके उसको क्या कर देती है, रोगाणु को नष्ट कर देती है। इसके लिए कुछ ऐसे रसायनों का स्त्राव करती है जो भक्षाणु प्रकृति के होते हैं और तेजी से उनको क्या कर लेते हैं, भक्षण कर लेते हैं। आगे बात करें दूसरी आती है सहायक टी कोशिकाएं। ये कोशिकाएं
कुल टी कोशिकाओं की लगभग कितनी होती है, 66 से 70% होती है। और इन कोशिका कला में जो प्रोटीन उपस्थित होता है, ये कोशिका बी कोशिकाओं को प्रतिरक्षियों के लिए निर्माण के लिए प्रेरित करती है। ये जो सहायक कोशिका है, यह क्या करती है, बी लिम्फोसाइट कोशिका को क्या करती है, प्रतिरक्षा उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करती है, ताकि वो प्रतिजन से जुड़ जाए और प्रतिजन से अनुक्रिया कर उससे संबंधित रोगाणु को क्या कर सके, नष्ट कर सके। तो इसके द्वारा मुक्त इंटरक्यूल्यूकिन नामक रसायन के कारण मारक टी कोशिकाओं की सक्रियता भी बढ़ गई है। तीसरी होती है निरोधक टी कोशिकाएं। ये निरोधक उत्पन्न करती है, अवरोध उत्पन्न करती है। ये कोशिकाएं क्या करती है, प्रतिरक्षण तंत्र द्वारा अपने ही शरीर की कोशिकाओं पर आक्रमण को रोकती है। क्योंकि क्या करती है, कभी कभी वो कोशिकाएं जो आक्रमण करती है प्रतिरक्षा वाली, तो अपने शरीर की कोशिकाओं पर ही आक्रमण कर देती है और उन्हें जो सही कोशिकाएं होती है उन्हें को भी नष्ट कर देती है। तो इसको रोकने के लिए कौन सी लिम्फोसाइट यूज की जाती है, निरोधक टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं यूज की जाती है। इनमें से कुछ कोशिकाएं एक निश्चित प्रतिजन के लिए स्मृति कोशिकाओं का कार्य भी करती है। वह स्मृति कोशिकाओं का मतलब है उसको पहचानने का कार्य भी करती है कि वास्तव में ये कोशिकाएं सही है, वास्तव में ये कोशिकाएं रोगाणु से संबंधित है। तो इनमें विभेद और स्मृति का कार्य भी ये टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं करती है। आगे बात करें स्मृति मेमोरी वाली, वही वाली बात आ गई ये भी कि वही कोशिकाएं जो विभेद कार्य करती है कि ये कोशिकाएं प्रतिजन की उपस्थिति में उत्पन्न होती है। ये कोशिकाएं भी स्मृति बी कोशिकाओं के भांति प्रतिरक्षात्मक समग्र कोशिका की आरक्षी करती है। यानी कोशिका को पहचानती है कि कौन सी रोगाणु प्रतिरक्षा है, कौन सी प्रतिजन है जिससे क्रिया करके उसको नष्ट करना है। जो शरीर में किसी प्रतिजन के दोबारा आ जाने पर, मैंने वही बात की कि अगर दोबारा आ गया तो उसको पहचान कर क्या करती है, सहायक टी कोशिका, मारक टी कोशिका और निरोधक टी कोशिका के अतिरिक्त स्मृति टी कोशिका भी बनती है, जो क्या करती है, उनको नष्ट करती है। अब आते हैं हम किसकी बात करते हैं। ये तो हमने टी लिम्फोसाइट कोशिका की बात की, क्योंकि लिम्फोसाइट कोशिका डिवाइडेड बाय 2 पार्ट। फर्स्ट थी आपके टी लिम्फोसाइट और दूसरी आपके कौन सी है, बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट कोशिका की बात करें तो जब कोई प्रतिजन शरीर द्रव अर्थात रुधिर लसिका में प्रवेश करता है, जब कोई प्रतिजन शरीर द्रव लसिका में प्रवेश करता है तो बी लिम्फोसाइट कोशिका प्रेरित होती है और उस प्रतिरक्षों का निर्माण करती है। और प्रत्येक बी प्रकार की कोशिकाएं प्राथमिक प्रतिजन के संपर्क में आने का फलस्वरूप होती है। जब प्राथमिक प्रतिजन शरीर में प्रवेश कर जाता है तो उसके फलस्वरूप लाल अस्थि मज्जा से बी लिम्फोसाइट कोशिका उत्पन्न होती है और वह इससे क्रिया करके इसको क्या करती है, नष्ट करती है। सारांश यही आता है कि जब कोई बी कोशिका विशिष्ट प्रतिजन के संपर्क में आती है, जो रोगाणु का प्रतिजन है, तो यह उससे प्रेरित होकर बहुत तेजी से गुणन करती है बी लिम्फोसाइट और एक क्लोन का निर्माण कर लेती है। और यह क्लोन क्या करता है, अधिकांश कोशिकाओं का निर्माण करता है। धीरे धीरे जैसे संपर्क में आए, उससे संपर्क में आने से इसने क्लोन बना लिया और जैसे क्लोन बनता है तो यह अधिकांश कोशिकाओं का क्या कर लेती है, निर्माण कर लेती है। और अधिकांश कोशिकाएं लगभग 1 सेकंड में 2000 अणुओं का निर्माण कर लेती है। जब कोई ये बी लिम्फोसाइट कोशिका किसी स्पेशल प्रतिजन के संपर्क में आती है तो क्लोन का निर्माण करती है और कई कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है, आगे बढ़ती रहती है। हाँ बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं शरीर में विशिष्ट प्रतिरक्षा तंत्र के घटक कौन कौन से हैं। तो अगर हम बात करें शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र के घटक तो 2 घटक पाए जाते हैं। पहले अगर हम बात करें तो कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा तंत्र। इसमें जो तंत्र है, इस तंत्र में क्या होता है, अत्यधिक विशिष्टकृत कोशिकाएं रक्षात्मक क्रियाकलाप करती है। इस तंत्र में जो कोशिकाएं होती है कौन सा कार्य करती है, रक्षात्मक क्रियाकलाप करती है और ये रुधिर एवं ऊतकों में संचित होती है। कहां संचित होती है, या रुधिर और ऊतकों में पाई जाती है, संचित होती है। यह शरीर की रोगजनकों के साथ साथ प्रोटिस्ट, जो शरीर की जो रोगजनक है उनसे प्रोटिस्ट एवं कवकों से सुरक्षा करती है। क्या करती है, कवकों से भी सुरक्षा करती है। और जो पोषकों की कोशिकाओं के भीतर प्रवेश करके यह है पोषक तत्व है, उनकी कोशिकाओं के भीतर क्या कर जाती है, प्रवेश करते हैं। और यह तंत्र ऊतक प्रत्यारोपण के विरुद्ध भी कार्य करता है। जो ऊतक प्रत्यारोपण क्रिया होती है उनके विरुद्ध भी यह तंत्र क्या करता है, कार्य करता है बच्चों। और प्रायः यह शरीर की अपनी कोशिकाओं के विरुद्ध भी, यदि वे कैंसर युक्त हो गई है तो यह उनके विरुद्ध भी कार्य करेगा, अपने शरीर की कोशिकाओं के प्रति भी जो कैंसर युक्त हो चुकी है। तो इस तरह की प्रतिक्रिया के लिए 2 प्रकार की कोशिकाएं उत्तरदायी होती है, एक बी और एक कौन सी, टी कोशिकाएं। नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं बच्चों, ह्यूमोरल
या प्रतिरक्षी माध्यित प्रतिरक्षा तंत्र। तो इसका सेकंड है ह्यूमोरल या प्रतिरक्षी माध्यित प्रतिरक्षा तंत्र। इसकी बात करें तो ह्यूमोरल प्रतिरक्षा तंत्र में प्रतिरक्षी का उत्पादन होता है। किसका उत्पादन होता है? एंटीबॉडी का उत्पादन होता है। और ये प्रतिरक्षी घुलनशील प्रोटीन के रूप में रुधिर के प्लाज्मा, घुलनशील प्रोटीन के रूप में किसमें? रुधिर के प्लाज्मा तथा लसिका में किस रूप में? परिसंचरित होते हैं। यानी कि कहां परिसंचरित होते हैं? एक तो लसिका में और रुधिर के किसमें? प्लाज्मा में। ठीक है ना? तो रुधिर के प्लाज्मा तथा लसिका में क्या होते हैं बच्चों? ये परिसंचरित होते हैं, जो प्रारंभ में ह्यूमस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रारंभ में ह्यूमस कहलाते हैं। और ह्यूमोरल प्रतिरक्षा तंत्र शरीर की रुधिर तथा लसिका में प्रवेश करने वाले जीवाणु और विषाणुओं से क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। जो ह्यूमोरल प्रतिरक्षा तंत्र है यह क्या करता है? रुधिर तथा लसिका में प्रवेश करने वाले जीवाणु और विषाणुओं से सुरक्षा प्रदान करता है। और इसमें विभिन्न प्रकार के प्रतिरक्षी भी पाए जाते हैं। विशिष्ट प्रतिरक्षा की अनुक्रियाओं की क्रियाविधि, ये क्रियाविधि कैसे करते हैं? एंटीजन एंटीबॉडी कैसी होती है? तो कोशित माध्यीय प्रतिरक्षा की क्रियाविधि कैसे होती है? जैसे कि हम बात करते हैं ऐसे कि यह जो विशिष्ट प्रतिरक्षा होती है, एंटीजन एंटीबॉडी क्रिया कैसे होती है, उसके बारे में हम बात करते हैं। कुछ प्रतिजन जैसे विषाणु सामान्यतः मानव कोशिकाओं में रहते हैं। कुछ विषाणु हमारे कोशिका में पाए जाते हैं, किंतु यह एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जाते समय बाहर भी पाए जाते हैं। जब ये गमन करते हैं तो ये बाहर आ जाते हैं। इसी समय जो ध्रुमिकाएं कोशिकाएं होती है, जो तंत्रिका कोशिका का भाग होता है ध्रुमिकाएं, वह विशेष प्रकार की कोशिकाएं जिनमें लंबे पतले शूल समान प्रवर्ध निकले रहते हैं। इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है। ये तंत्रिका कोशिका बन गई। तो ये जो लंबे प्रवर्ध निकले रहते हैं चारों ओर, ये लंबे प्रवर्ध जो निकले रहते हैं, इन लंबे प्रवर्धों को हम क्या कहते हैं? ये डेंड्राइट्स कहलाते हैं। और ये विषाणु से जुड़ जाती है और विषाणु इनमें प्रवेश कर जाते हैं। जब जीवाणु और विषाणु का प्रवेश डेंड्रोइड कोशिका में लसिका गांठों या प्लीमा में प्रवेश कर जाता है तो इन लसिकाओं में टी लिम्फोसाइट अधिक संख्या में उपस्थित होती है, जो उन्हीं को क्या कर देती है? नष्ट कर देती है। इस प्रकार मालक टी कोशिकाएं झिल्ली नुमा थैलियां उसके चारों ओर बनाती है, पोरफोरिन नामक रसायन का अणु का निर्माण करती है और यह कोशिका में जाकर उसको नष्ट कर देते हैं। और टी लिम्फोसाइट उसे मृत कोशिका समझकर क्या कर देती है? नष्ट कर देती है, अर्थात उसको मार देती है। तो यह वही प्रोसेस हो गया। दोबारा बताते हैं, देखिए क्या होता है। सबसे पहले कोशिका के द्वारा कैसे प्रतिरक्षा उत्पन्न की जाती है कि एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जाते समय रोगाणु क्या करते हैं? बाहर डेंड्रोइड्स के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। यह डेंड्रोइड्स में क्या होता है? प्लीहा लसिका गांठें पाई में प्रेरित करता है और उसमें टी कोशिकाएं होती है। बात करें बच्चों इन मारक टी कोशिकाओं की झिल्ली नुमा थैलियों में परफोरिन फर्स्ट नामक रसायन अणु पाए जाते हैं। ये जो टी कोशिकाएं, इनकी झिल्ली नुमा जो थैलियां होती है, इसमें परफोरिन फर्स्ट नामक रसायन अणु पाए जाते हैं। और जो प्रतिजन के संपर्क में आती है थैलियां क्या हो जाती है बच्चों? फट जाती है और परफोरिन रसायन जो है बाहर आ जाता है। देखो थैलियों के जो है प्रतिजन के संपर्क में आती है, थैलियों के फटने के फलस्वरूप यह बाहर अर्थात मारक टी कोशिकाओं और रोगाणु के बीच स्थान में मुक्त हो जाते हैं। किस स्थान पर? टी कोशिका, और इधर तो टी कोशिका और इधर आपके रोगाणु जो है रोग, इनके मध्य आकर क्या हो जाते हैं? व्यवस्थित हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम इसके बारे में बात करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे वह टी लिम्फोसाइट कोशिका मारक का कार्य करती है। तो अगर हम बात करें तो वह रसायन अणु जो लक्ष्य कोशिका की कोशिका झिल्ली से गिर जाता है और इसमें छोटे छोटे छिद्र बनाकर आरंभ कर देता है, इससे कोशिका झिल्ली का रिसाव के कारण कुछ ही घंटों में रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। वही बात हो गई कि कोशिका झिल्ली में जैसे पदार्थ का रिसावन होगा पोरफोरिन फर्स्ट, उससे कई प्रकार के रोगाणुओं का नष्ट हो जाते हैं। इस कार्य को करने के पश्चात टी कोशिकाएं अलग होकर किसी दूसरे प्रतिजन को नष्ट करने का कार्य करती है। ये तो हमारा कौन सा हुआ? कोशिकीय माध्यमिक। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, नेक्स्ट है ह्यूमोरल या प्रतिरक्षी माध्यित प्रतिरक्षा की क्रियाविधि। अब क्या करेंगे हम? इसके बारे में, क्रियाविधि के बारे में बात करेंगे कि जब कोई रोगाणु शरीर में पहली बार प्रवेश किया, सबसे पहले बार प्रवेश किया, तो बी कोशिकाएं रोगाणु की सतह पर पाए जाने वाले प्रोटीन के प्रति अनुक्रिया करती है। जो रोगाणु के शरीर पर प्रोटीन पाई जाती है उनके प्रति क्या करती है? अनुक्रिया करने के लिए तत्पर हो जाती है, क्रियाशील हो जाती है। और बी कोशिकाएं शीघ्र ही विभाजित होकर उस प्रकार की
उसी प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करने लगती है। यानी कि जो बी कोशिकाएं हैं उत्क्रियाशील होकर उसी के प्रकार की क्या करती है, कोशिकाओं का निर्माण शुरू कर देती है और ये कोशिकाएं क्या कहलाती है, लिम्फोब्लास्ट कहलाती है। जब कोई रोगाणु प्रवेश करता है तो बी कोशिकाएं एक्टिव हो जाती है और उसी के समान कोशिकाओं की क्या कर देती है, निर्माण की जो है प्रोटीन के प्रति अनुक्रिया करने के लिए तत्पर हो जाती है और बी कोशिकाएं शीघ्र ही विभाजित होकर उसी के प्रकार अनेक कोशिकाओं का निर्माण करने लगती है। तो जैसे रोगाणु प्रवेश किया, बी कोशिकाएं एक्टिव हो गई और उसके जो है उसी के समान नई कोशिकाओं का विभाजन होकर निर्माण करने लगती है और ये कोशिकाएं क्या कहलाती है, लिम्फोब्लास्ट कहलाती है। कुछ जो लिम्फोब्लास्ट है दूसरे प्रकार की कोशिकाओं के में भी भिन्नित हो जाते हैं। जो कुछ लिम्फोब्लास्ट है वह दूसरे प्रकार की कोशिकाओं में भी भिन्नित हो जाते हैं और ये कोशिकाएं प्लाज्मा कोशिकाएं कहलाती है। ये कौन सी कोशिकाएं कहलाती है बच्चों, प्लाज्मा कोशिकाएं कहलाती है, जो प्रतिरक्षियों का क्या करती है, उत्पादन करती है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज। नेक्स्ट टॉपिक है प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज। ये अनेक प्रकार की वृहत प्रोटीन होती है। कौन सी प्रोटीन होती है बच्चों, यह वृहत प्रोटीन होती है, यह जिनका निर्माण प्लाज्मा कोशिकाओं से होता है। किससे होता है, प्लाज्मा कोशिकाओं से होता है और ये कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली की सतह पर उभरी रहती है। कैसी रहती है कोशिका झिल्ली की ऊपरी सतह पर, उभरी हुई नजर हमें आती है, या रुधिर के प्लाज्मा में घुली रहती है। रुधिर का जो प्लाज्मा भाग होता है उसमें घुलित अवस्था में क्या पाई जाती है, एंटीबॉडीज होती है। रुधिर के प्लाज्मा में घुली प्रतिरक्षी प्रोटीन्स इम्यूनोग्लोब्युलिन्स कहलाती है। क्या कहलाती है, वह जो रुधिर के प्लाज्मा में घुली हुई प्रोटीन है, जो रुधिर के प्लाज्मा में घुली हुई प्रतिरक्षी प्रोटीन से, यह क्या कहलाती है, इम्यूनोग्लोब्युलिन्स कहलाती है। क्या नाम देते हैं इसको, इम्यूनोग्लोब्युलिन्स कहा जाता है। अगर इसकी संरचना की बात करें कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो इसकी संरचना की बात करें तो यह इस तरीके की होती है। मैं आपको संरचना बता देता हूं। हाँ बच्चों, अब हम बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, प्रतिरक्षी की संरचना कैसी होती है। तो इसमें 4 श्रृंखलाएं होती है, दो दीर्घ या भारी श्रृंखलाएं होती है और 2 होती है आपके या हल्की या लघु श्रृंखलाएं होती है। तो इस प्रकार से कितनी होती है, 4 श्रृंखलाएं होती है। इनके जो शीर्ष भाग है यहां पर प्रतिजन बंद स्थल पाए जाते हैं, जहां से प्रतिजन आकर क्या करता है, जुड़ता है। ये दोनों श्रृंखलाएं आपस में विपरीत रूप से भी डाइसल्फाइड बंध से और आपस में भी डाइसल्फाइड बंध से क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। तो इस प्रकार की जो वाई आकार की स्ट्रक्चर बनती है, यह संरचना आपके किसकी कहलाती है, यह प्रतिरक्षी की संरचना कहलाती है। और यहीं पर एंटीजन या प्रतिजन आके जुड़ता है और जुड़कर प्रतिजन प्रतिक्रिया संपन्न करता है। जैसे कि हमने देखा इसमें कि प्रतिरक्षी एक प्रकार का प्रोटीन है जो 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है। 2 छोटी और 2 बड़ी होती है, जिन्हें लघु या दीर्घ श्रृंखलाएं कहते हैं। जो लघु और दीर्घ श्रृंखलाएं होती है ये हल्की और भारी होती है। जैसे मैंने अभी तो आपको बताया, ये देखिए हल्की भी है और ये भारी भी है, ये लघु भी है और ये दीर्घ श्रृंखला भी है। और यदि बात करें तो इन्हें क्रमशः एल और एच द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। लाइट एंड हैवी ये 2 प्रदर्शित होती है और ये वाई आकार की होती है, जो अर्धभाग समान होती है। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी बनती है, प्रतिरक्षा की वाई आकार की बनती है। अगर बात करें हल्की तथा भारी श्रृंखलाएं आपस में डाइसल्फाइड बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। ये देखिए बंध, ये जो बंध बन रहे हैं हल्की और भारी श्रृंखलाएं, ये देखो दोनों हल्की और भारी श्रृंखलाएं डाइसल्फाइड बंध द्वारा एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। और प्रत्येक श्रृंखला एक स्थिर तथा एक परिवर्तित भाग होता है। अगर ये भाग करें तो ये तो परिवर्तित भाग होता है और ये जो भाग होता है, यह वाला भाग कौन सा होता है इसका, ये श्रृंखला वाला, यह स्थिर भाग होता है। तो इसी तरीके से एक परिवर्तित भाग होता है और प्रत्येक विशिष्ट परिवर्तित भाग में भिन्न भिन्न होते हैं। जहां पर विशिष्टता प्रतिरक्षी को विशिष्टता प्रदान करते हैं, वह एक विशिष्ट प्रतिजन से जुड़ने की अनुमति देता है। यानी कि उसी भाग पर एंटीजन आके जुड़ जाता है जो परिवर्तित भाग होता है। आगे बात करें अब कितने प्रकार की होती है प्रतिरक्षा, तो प्रतिरक्षा आपके 5 प्रकार की होती है। एक नाम से याद रख सकते हो आप, दिमाग। एक नाम से याद कर सकते हो, दिमाग। तो पहली प्रतिरक्षा हो गई IgD, दूसरी हो गई IgE, तीसरी हो गई IgM, फोर्थ हो गई IgA और फिफ्थ हो गई IgG। तो ये 5 प्रकार की एक नाम से याद रख सकते हो, दिमाग। तो दिमाग से आपको याद रह जाएगा कि प्रतिरक्षा कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है, जो आपके 5 नाम लिख रखे हैं। आगे कर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट है
इम्यूनोग्लोबुलिन जी, आईजीजी, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, आईजीजी के बारे में अगर हम बात करें तो यह सीरम में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जो है वह कौन सी है? आईजीजी है। और संपूर्ण इम्यूनोग्लोबुलिन का जो है 80% भाग कौन निर्मित करती है? आईजीजी निर्मित करती है। इम्यूनोग्लोबुलिन के उपवर्गों में अमीनो अम्ल की विभिन्नता इसकी जैव सक्रियता को प्रभावित करती है। जो इम्यूनोग्लोबुलिन के जो उपवर्गों में है, इस जो अमीनो अम्ल की विभिन्नताएं पाई जाती है, यह इसकी जैव सक्रियता को क्या करती है? प्रभावित करती है। इसके 4 उपवर्ग है, आईजीजी फर्स्ट से लेकर आईजीजी 4 तक है। इनमें से जो आईजीजी 2 है, अतिरिक्त बाकी 3 अपरा को शीघ्रता से पार कर सकते हैं। अपरा यानी प्लेसेंटा जो होता है मादा गर्भ में जो शिशु और भ्रूण के मध्य मादा और भ्रूण के मध्य जो एक संपर्क होता है, वही क्या कहलाता है? अपरा या प्लेसेंटा। और ये विकसित होते ही हुए भ्रूण को प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान कर उसकी सुरक्षा करता है। जो ये इम्यूनोग्लोबुलिन है, यह क्या करती है कि जो विकसित हो रहे भ्रूण को प्राकृतिक रूप से निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान कर उसकी क्या करती है बच्चों? सुरक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट है बच्चों इम्यूनोग्लोबुलिन एम यानी कि आईजीएम। यह संपूर्ण सीरम का जो इम्यूनोग्लोबुलिन का है लगभग 5 से 10% होती है और सबसे बड़ी भी यही होती है। सबसे बड़ी कौन सी मानी गई है? आईजीएम मानी गई है। यह एक प्रतिजन द्वारा प्राथमिक अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप निर्मित होने वाली प्रथम प्रतिरक्षी। तो अगर पूछ लिया जाए प्रथम प्रतिरक्षी कौन सी है, तो वह है आपके इम्यूनोग्लोबुलिन एम है। विशाल आकार के कारण इसके विसरण की दर कैसी होती है? कम होती है। आकार बड़ा होने के कारण इसके विसरण की दर कैसी मानी गई है बच्चों? कम मानी गई है। तथा निम्न सांद्रित अंतःकोशिकीय ऊतक द्रवों में पाई जाती है। यह भ्रूण द्वारा सर्वप्रथम संश्लेषित होने वाली इम्यूनोग्लोबुलिन है। जो सर्वप्रथम संश्लेषित इम्यूनोग्लोबुलिन है तो वह कौन सी है? एम है। और इसका संश्लेषण लगभग 20 सप्ताह के भ्रूण के द्वारा प्रारंभ कर दिया जाता है। नेक्स्ट इम्यूनोग्लोबुलिन है आपके बच्चों ए। जो नेक्स्ट इम्यूनोग्लोबुलिन ए है, आईजी है, यह संपूर्ण सीरम जो है संपूर्ण इम्यूनोग्लोबुलिन का लगभग 15 से 20% होती है। यह द्वितीयक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला प्रतिरक्षी अणु है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है वह आपकी आईजी है। कोलेस्ट्रम की अगर बात करें, कोलेस्ट्रम जन्म उपरांत स्तनधारियों के दुग्ध में इसकी प्रचुर मात्रा होती है। जो जन्म के उपरांत होता है स्तनधारियां, उसके दुग्ध में ये उपस्थित होता है, जो नवजात का विभिन्न संक्रमणों से बचाव कर सुरक्षा प्रदान करता है। यह नवजात शिशु को विभिन्न संक्रमणों से बचाता है। यह अधिकांशतः देह द्रव्य स्त्रवण जैसे अश्रु, लार, दुग्ध, श्वसन पथ तथा मूत्रोजनन पथ के स्त्रावी पदार्थों में भी पाई जाती है। यह सभी जगह पाई जाती है। यह प्रतिदिन किसी अन्य इम्यूनोग्लोबुलिन से सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित होती है। और श्वसन प्रक्रिया तथा भोजन ग्रहण करने के समय यह शरीर में प्रविष्ट रोगजनकों को नष्ट करके उसकी क्या करती है? सुरक्षा करती है। उसकी किसकी? शरीर की सुरक्षा करती है रोगजनक से। कौन? इम्यूनोग्लोबुलिन ए। तो इस तरीके से इसके कार्य होते हैं। नेक्स्ट आती है आपके आईजीडी। ये लगभग 1% से भी कम होती है। यह कहाँ पाई जाती है? यह बीटा कोशिकाओं में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है तथा यह प्रतिरक्षी के स्रवण को प्रेरित करती है। यह प्रेरित करने का कार्य करती है और इसका कार्य पूर्ण के रूप से ज्ञात नहीं हुआ है। इससे ओलिगोसेकेराइड डिकैराइड शर्करा के रूप में वितरण होता है। तो ये हमने कौन सी पढ़ी थी? आईजीडी। नेक्स्ट प्रतिरक्षा की अगर हम बात करें तो वह होती है आईजीई। यह बेसोफिल्स तथा मास्ट कोशिकाओं में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? यह बेसोफिल व मास्ट कोशिकाओं में पाई जाती है। यह अस्थमा, पराग ज्वर, एनाफाइलेटिक शॉक जैसे कई लक्षणों के लिए उत्तरदायी उच्च संवेदन क्रियाओं में तत्काल मध्यस्थता संलग्न होती है। अर्थात यह एलर्जी से मध्यस्थता, एलर्जी से संबंधित अगर कोई प्रतिरक्षा पूछ ली जाए तो वह कौन सी होती है? आईजीई। और यदि आपसे प्रेरित करने के लिए प्रतिरक्षा पूछ ली जाए तो वो होती है आईजीडी। और यदि आपसे पूछ लिया जाए मादा के दुग्ध स्त्रवण से संबंधित तो वो होती है आईजीए। और यदि आपसे पहली प्रतिरक्षा पूछ ली जाए तो वो होती है आईजीएम। और यदि आपसे मादा से प्लेसेंटा से संबंधित पूछ ली जाए तो वो होती है आपके आईजीजी। तो इस प्रकार से आपके प्रतिरक्षा के प्रकार पढ़ते हैं। अब जैसे प्रतिजन पढ़ लिया, प्रतिरक्षा पढ़ लिया, अब ये दोनों आपस में क्या करेंगे? क्रियाएं करते हैं। तो ये कौन कौन सी क्रियाएं होती है? सबसे पहला क्या होता है? बाह्य पदार्थों को क्या किया जाता है? पहचाना जाता है। क्योंकि सबसे पहले बाहर से आने वाले प्रतिरक्षा के अंदर अपनी कोशिकाओं या पदार्थों तथा बायोजीवो पदार्थों अंतर करना, विदेशी पदार्थों को पहचानना, प्रतिरक्षी तंत्र की लिम्फोसाइट कोशिका
बाह्य पदार्थों को पहचानने का कार्य करती है, यानी कि सबसे पहले बाहर से जो पदार्थ आए हैं उनको पहचान कर नष्ट करने का कार्य होता है। ऐसा नहीं है उनके चक्कर में अपने अंदर की कोशिकाओं को भी नष्ट कर दे। तो यह कार्य कौन करता है? लिम्फोसाइट कोशिकाएं करती है। बाह्य पदार्थों को नष्ट करना यह 5 प्रभाव से विधियों से होता है। पहला प्रभाव होता है निष्प्रभावन। इसमें क्या होता है? विषाणुओं से चिपक जाती है। जो आपके वो लिम्फोसाइट है वो विषाणु से चिपक जाती है, एक आवरण बना लेती है, जिससे विषाणु का देही कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली में प्रवेश करने से असमर्थ हो जाते हैं। यह जो लिम्फोसाइट है ये कोशिका विषाणु से चिपक गए, जिससे वो प्लाज्मा झिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाते और उनसे प्रतिरक्षी जीवाणु के विष को भी निष्प्रभावित कर देते हैं। यानी कि उनके जो पदार्थ है, बाह्य सतह पे जो उनके पदार्थ है उनको भी निष्प्रभावित कर देते हैं, इनएक्टिव कर देते हैं, जिससे रोगाणु क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं। दूसरी है समूहन विधि। अकेला प्रतिरक्षी, देखना इसमें क्या होता है, अकेला प्रतिरक्षी कई प्रतिजन या जीवाणुओं से जुड़कर, कई प्रतिजन जो अलग अलग जीवाणु होते हैं उनसे जुड़ जाता है और एक मैक्रोफेज कोशिकाओं का निर्माण करता है, जो उनको भक्षण करके क्या कर लेती है? नष्ट कर लेती है। तो यह समूह में काम होता है, इसलिए इस क्रिया को समूहन कहते हैं। नेक्स्ट होती है अवक्षेपण। इसमें क्या करता है? प्रतिरक्षी प्रतिजन से जुड़कर उन्हें अविलय कर देता है, जिससे प्रतिजन प्रतिरक्षा कॉम्प्लेक्स अवक्षेपित हो जाती है। जब वो अवक्षेपित हो जाती है तो फिर वापस किसका निर्माण हो जाता है? मैक्रोफेजेस का निर्माण हो जाता है। और मैक्रोफेजेस जैसे निर्मित होगी उसका एक ही कार्य है, रोगाणुओं का भक्षण करना, कोशिका का भक्षण करना। तो ये अवक्षेपण के द्वारा भी क्या करता है? प्रतिरक्षी प्रतिजन को जुड़कर उसको अवक्षेप कर लेता है और उसको कॉम्प्लेक्स को मैक्रोफेज की सहायता से क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। नेक्स्ट आती है ऑप्सोनाइजेशन। इसमें क्या होता है? प्रतिरक्षी द्वारा जीवाणु की सतह को क्या कर लिया जाता है? ढक लिया जाता है और भक्षणु कोशिका इन्हें सरलता से खाकर क्या कर देती है? नष्ट कर देती है। और भक्षणु कोशिका जैसे उसे नष्ट करती है, इस क्रिया को प्रतिरक्षी ऑप्सोनिन या ऑप्सोनिन कहलाती है। यह प्रतिरक्षी कौन सी कहलाती है? ऑप्सोनिन प्रतिरक्षी कहलाती है। आगे बात करें पूरक तंत्रिका सक्रिय होना, एंटीजन के अपोजिट। इसमें प्रतिजन प्रतिरक्षी अवशिष्ट प्रतिरक्षा तंत्र के पूरक प्रोटीन का निर्माण अणुओं की सक्रिय कर देते हैं। ये प्रोटीन जीवाणु कोशिका की कोशिका कला को छिद्रित कर देती है। जैसे जीवाणु कोशिका की कोशिका कला बाह्य भित्ति होती है उसको छिद्रित कर देती है, जिससे वो फूलकर क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। प्रतिजन को निष्क्रिय कर देती है, आने वाले प्रतिजन जो है उसको क्या कर देती है? इनएक्टिव कर देती है। फेगोसाइटोसिस संक्रमण की तरफ आकर्षित करती है, भक्षण की तरफ उसको बढ़ाती है और दाह प्रदाह प्रक्रिया को उत्प्रेरित करती है, यानी कि उसको नष्ट कर देती है। हाँ बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं स्मृति कोशिकाओं का निर्माण। जो शरीर में एक क्या करती है? ये स्मृति से रिलेटेड है। जो शरीर में प्रवेश करने वाले बाह्य पदार्थ या जीवों के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाएं स्मृति कोशिकाओं को निर्मित करती है। सबसे पहले किसको निर्मित होती है? स्मृति कोशिकाएं। बी व टी दो प्रकार के लिम्फोसाइट्स के प्रत्येक प्रतिजन हेतु कुछ स्मृति कोशिकाएं उत्पन्न होती है, तो जो शरीर के रुधिर व लिम्फ में सुप्त अवस्था में उपस्थित रहती है। तो सबसे पहले अगर वो जो है शरीर में प्रवेश करने वाले जितने भी बाह्य पदार्थ है उन जीवों के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाएं स्मृति कोशिकाएं क्या करती है? उत्पन्न करती है। और जो यह लिम्फ और रुधिर में किस अवस्था में पाई जाती है? सुप्त अवस्था में पाई जाती है। और यदि वही रोग पुनः शरीर में प्रवेश करता है तो उसकी वह पहचान कर लेती है और उससे संबंधित सभी स्मृति कोशिकाएं क्रियान्वित होकर संक्रमण से शरीर के लिए क्या करती है? तैयार, मतलब उसके जो संक्रमण है उससे शरीर की सुरक्षा करने के लिए तैयार हो जाती है। और ये द्वितीयक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया कहलाती है। तो ये कौन सी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया कहलाती है? यह आपके द्वितीयक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया कहलाती है। आते हैं वैक्सीन, टीके। हमारी बॉडी में कई टीके लगाए जाते हैं और यह भी क्यों लगाए जाते हैं कि हम सूक्ष्म जीव और उनके उत्पादों से फ्यूचर में भविष्य में होने वाले रोगों से बच सके। इसलिए हमारे शरीर में पहले से ही उनके प्रति एंटीबॉडी का निर्माण कर दिया जाता है, जो क्या करती है? उन रोगाणुओं को पहचान कर भक्षण करने का कार्य करती है। और इसी की क्रिया को हम क्या करते हैं कि किसी भी रोग के प्रति प्रतिरक्षी का निर्माण करने की क्रिया क्या कहलाती है? टीका कहलाती है। अगर हम आगे बात करें ये किसने बताया टीके के बारे में? सबसे पहले बताने वाला वैज्ञानिक था एडवर्ड जेनर, जिसने सबसे पहले जेम्स फिप्स नामक 8 वर्ष के बच्चे में चेचक या बड़ी माता का टीका लगाया था। तो सबसे पहले इसको किसने बताया? टीके को एडवर्ड जेमर ने बताया, जो जेम्स फिप्स नामक 8 वर्ष के बच्चे को चेचक या बड़ी माता का टीका लगाया। जबकि चिकन कोलेरा के विरुद्ध प्रत्यय सत्य वैक्सीन की खोज लुईस पास्चर ने की। जबकि चिकन कोलेरा के संबंधित जो प्रथम खोज की गई थी वह किसने की? लुईस पास्चर
पास्चर ने की और टीका एवं टीकाकरण शब्द का सर्वप्रथम उपयोग लुईस पास्चर के द्वारा ही किया गया है और इस टीके का निर्माण गाय द्वारा किया गया। इसलिए इस वैक्सीन का नाम ही इसलिए इसे क्या नाम दे दिया गया, वैक्सीन नाम दे दिया, क्योंकि वैक्सीन को हम क्या बोलते हैं, गाय को वेक्का बोलते हैं और वेक्का से क्या शब्द बन गया, वैक्सीन, क्योंकि सर्वप्रथम ये गाय के द्वारा किया गया था। आगे बात करें टीकाकरण। अब अगर हम बात करें आगे तो टीकाकरण क्या होता है कि किसी भी निष्क्रिय सूक्ष्म रोगाणु या उनके उत्पादों से निर्मित पदार्थ टीके को शरीर में प्रवेश कराने की क्रिया क्या कहलाती है, टीकाकरण कहलाती है। यानी किसी भी रोग से संबंधित हमारे अंदर उसके प्रति अंदर रोगाणु को प्रवेश कराने की क्रिया क्या कहलाती है, टीकाकरण कहलाती है, ताकि इन फ्यूचर हम उस रोगाणु से लड़ सके, जैसे पीलिया, डिप्थेरिया, काली खांसी, टिटेनस, चेचक रोगाणु के विरुद्ध सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा प्रेरित करने का संभव उपाय है। यानी कि जो रोगाणु है उसके प्रति हमारी बॉडी में प्रतिरक्षा उत्पन्न करने की क्रिया टीकाकरण कहलाती है। टीके स्मृति बी और टी कोशिकाएं बनाती है। लिम्फोसाइट कोशिकाएं हमारे अंदर टीके का निर्माण करती है जो रोग जनक को शीघ्र से पहचान लेती है और उनके प्रति ज्यादा प्रतिरक्षा उत्पन्न करके प्रतिजन के विरुद्ध प्रतिरक्षा उत्पादित करके उन्हें क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। और टीकाकरण को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि शरीर में रोग कारकों का कृत्रिम रूप से प्रवेश कराना टीकाकरण कहलाता है। यानी कि रोग कारकों के कारकों को उनको लड़ने के लिए, ताकि पहले ही हमारे शरीर में रोग कारक प्रवेश करा दिए जाते हैं ताकि हमारे अंदर पहले ही एंटीबॉडी उत्पन्न हो जाए, ताकि उसका रोग जब हमारे अंदर आए तो उसको पहचान कर कोशिकाएं क्या कर सके, नष्ट कर सके। और यही क्रिया क्या कहलाती है, टीकाकरण कहलाती है। आगे बात करें, टीकाकरण सिद्धांत प्रतिरक्षा तंत्र की स्मृति गुण पर आधारित है। जैसे वो पहचाना, उसको नष्ट किया, तो यह उसके स्मृति गुण पर क्या होता है, आधारित होता है, जो बी और टी कोशिकाएं बनाती है। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला ही है कि जो कि रोग जनक को जल्दी से प्रतिरक्षी उत्पादन को रोग जनक को खत्म करती है और इस प्रकार की प्रतिरक्षा सक्रिय प्रतिरक्षण कहलाती है, जो उस रोगाणु को पहचान कर नष्ट कर देती है। यह कौन सी प्रतिरक्षण कहलाती है, सक्रिय प्रतिरक्षण कहलाती है। और कई बार घातक रोग जनों के संपर्क में रक्षा हेतु प्रतिरक्षों की आवश्यकता होती है। इसके लिए टीके के द्वारा सीधे ही प्रतिरक्षी या प्रतिआवी शरीर में प्रवेश करा दिया जाता है। जैसे कि जो हमारे अंदर जो जिस तरीके का आपके रोगाणु आ रहा है उसके अपोजिट उसी के विष से क्या करा दिया जाता है, प्रतिरक्षी निर्मित किया जाता है। जैसे जहरीले सांप के काटने पर टिटेनस में जो टीके लगाए जाते हैं उसमें पहले ही निर्मित प्रतिरक्षा होती है, उसमें पहले ही आपके उससे लड़ने की क्या होती है, प्रतिरक्षा होती है, ताकि इस प्रकार के प्रतिरक्षण की क्रिया को निष्क्रिय प्रतिरक्षण कहते हैं, जो कि पहले से ही आपके लगा दिए जाते हैं। तो यह क्रिया अगर आपके रोगजनों के पहचान कर प्रतिरक्षा की जाए तो वह सक्रिय, और पहले ही उससे अपोजिट अगर नहीं की जाए पहचान कर उसके पहले ही टीके लगा दिए जाए तो वह कौन से कहलाती है, निष्क्रिय कहलाती है। सामान्यतः एक विशिष्ट रोगजनक के विरुद्ध पूर्णतः प्रतिरक्षा प्राप्त करने के लिए 2 या 3 इंजेक्शन दिए जाते हैं तथा इसके बाद दी जाने वाली खुराक बूस्टर खुराक कहलाती है। सामान्यतः नॉर्मल, जैसे हमने भी देखा, हमारे कोरोना में भी देखा कि पहले 1 या 2 टीके लगाए गए, उसके बाद जो खुराक दी गई उसको हमने क्या नाम दे दिया, बूस्टर कहलाती है, यानी कि बूस्टर कहलाती है। टीकों का वर्गीकरण भी हमने कई आधार पर किया, कई पीढ़ियों के आधार पर किया। प्रथम पीढ़ी के जो टीके थे वह जीवित या मृत प्रतिजनों का उपयोग करके बनाया जाता था, या तो जीवित या मृत एंटीजन जो होते थे उनसे उपयोग करके बनाया जाता था, जैसे रेबीज, पोलियो, टाइफाइड, टिटेनस, डिप्थेरिया आदि। और जो द्वितीय पीढ़ी के टीके आए उनमें क्या किया गया, इन्हें आनुवांशिक अभियांत्रिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा पुनर्योगट डीएनए की तकनीक के माध्यम से तकनीक के द्वारा बनाया गया, जैसे हेपेटाइटिस बी का टीका। जो तीसरी पीढ़ी के टीके हैं इन्हें कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं और ये अत्यधिक शुद्ध और प्रभावशाली। धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है टीकों का, पहले मृत एंटीजन से बनाया गया, फिर बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से पुनर्योगट तकनीक के द्वारा बनाया गया, और अभी जो कृत्रिम बनाए गए हैं वह बिल्कुल शुद्ध और अच्छे टीके होते हैं। अब टीके को कई प्रकार के होते हैं, एक आविष टॉक्सोइड एंड टॉक्सिन प्रकार के टीके जिसमें विष से प्रारंभ किए जाते हैं, उसके एंटी विष का निर्माण करके बनाया जाता है, जो रोगाणु आता है उसके अपोजिट। तो देखो, कुछ जीवाणुओं की उपापचय क्रिया के फलस्वरूप आविष का निर्माण होता है। इस आविष के रसायन जैसे फॉर्मेल्डिहाइड एक विषाणु है द्वारा उपचारित करके इसके विषाक्त समाप्त कर दी जाती है। यानी कि कोई विषैले पदार्थ होते हैं हमारी बॉडी में, वह विषैले पदार्थ उससे क्रिया करके उसके विषाणु गुण को क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। और ऐसे जो टीके कहलाते हैं यह आविष टीके कहलाते हैं। लेकिन जीवाणु का
प्रतिजनत्व प्रभावित नहीं होता, यह निष्क्रिय आविष या जीवाणु आविष भी कहलाता है। उस जीवाणु को कोई नष्ट नहीं होता है, इसलिए इसको हमने जीवाणु आविष भी कहते हैं। आविषाभ का टीकों का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के टीके अल्प समय के लिए निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं, जैसे डिप्थेरिया और टिटेनस के आविष। जैसे डिप्थेरिया और टिटेनस पर क्या होता है, इनसे रिलेटेड इनके आविष टीके बनाए जाते हैं जो उस जीवाणु को नष्ट नहीं करते, लेकिन उनके विपरीत क्रिया करके उन्हें क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। दूसरे टीके आपके जो होते हैं यह जीवित होते हैं, यह लेकिन दुर्लभ प्रकृति के होते हैं। यह जीवित या दुर्लभ वैक्सीन जीवित सूक्ष्म रोग कारकों या उनकी संरचनात्मक रूप से क्या किए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं। और जैसे कि इसके अंतर्गत आता है ओपीवी, मुख्य पोलियो वैक्सीन, जो खुराक दी जाती है ओपीवी मुख्य द्वारा, वह भी एक प्रकार का कौन सा वैक्सीन है, जीवित दुर्लभ वैक्सीन है। जैसे बीसीजी का टीका, ट्यूबरोसिलोसिस का टीका, लाल खसरा, जर्मन खसरा, पीत ज्वर, चेचक आदि की भी वैक्सीन आती है। यह दीर्घ समय तक, लंबे समय तक जो हमारे शरीर में बने रहते हैं, यह कौन से कहलाते हैं, जीवित कहलाते हैं। और जो कम समय के लिए होते हैं वह कौन से कहलाते हैं, आविष टीके कहलाते हैं। तीसरे नंबर का आता है मृत या अक्रिय वैक्सीन, जो मृत प्रकार के होते हैं। यह जो मृत या अविनाशित अक्रिय वैक्सीन का निर्माण रोगाणुओं को ताप, पराबैंगनी किरणों और रसायनों के आदि के विनाश करके किया जाता है। ये जो टीके लगाए जाते हैं ये किससे बनाए जाते हैं, यह जो निष्क्रिय वैक्सीन होती है, पराबैंगनी के जो किरणें होती है, जो रसायन होते हैं, इनको आविष कर दिया जाता है और उसके बाद उन्हीं से निर्मित किया जाता है। जैसे टाइफस वैक्सीन, टाइफाइड वैक्सीन, रेबीज वैक्सीन, प्लेग वैक्सीन, ये सभी वैक्सीन जो है आपके किस प्रकार के हैं, ये विनाशित मृत या अक्रिय वैक्सीन कहलाते हैं। और कई प्रकार के सभी वैक्सीनों को मिलाकर भी वैक्सीन का निर्माण किया जाता है। इसे हम कौन से वैक्सीन कहते हैं, इसे हम मिश्रित या यौगिक वैक्सीन कहते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों, एक से अधिक प्रकार के प्रतिरक्षी घटकों को, वैक्सीनों को मिश्रित कर लिया जाता है। जैसे डीपीडी, अब ये डिप्थेरिया का भी है, काली कांसी का भी है और टिटेनस का भी है। तो कई प्रकार के वैक्सीनों को मिश्रित करके निर्मित किया गया, इसलिए इसको मिश्रित वैक्सीन कहा। जैसे एमएमआर, खसरा, गलसुआ, रूबेला का मिश्रित होता है। ऐसे ही आपके नेक्स्ट प्रतिजन बनते हैं पृथक प्रतिजन। इन टीकों को रोगाणुओं से प्रतिजन को पृथक करके तैयार किया जाता है। जैसा नाम वैसा कार्य, रोगाणुओं से पृथक किया, प्रतिजन का निर्माण किया। कौन से पृथकी प्रतिजन, जैसे इन्फ्लुएंजा विषाणु, यह हमारा इन्फ्लुएंजा होता है, H1N1 जो होता है, H1N1 पाया जाता है, उससे निर्मित किया जाता है। नेक्स्ट आता है जेनेटिकल इंजीनियरिंग प्रतिजन। इन्हें प्रतिजन को जो है जीनों में प्रभावी जीन को हटाकर किसी अन्य माध्यम में प्रवेश कराकर अभियांत्रिकी की तकनीक के द्वारा टीके का निर्माण किया जाता है। अब डीएनए का टीका कैसे बनाया जाता है, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में निर्मित किया जाता है डीएनए टीका। तो डीएनए टीके की जो पुनर्योगक डीएनए तकनीक के द्वारा जीवाणु और इष्ट कोशिका में रोगजनक के पॉलीपेप्टाइड का उत्पादन हो रहा है। इस तकनीक को बड़े पैमाने पर टीकों का उत्पादन हो रहा है, यानी कि पुनर्योगक डीएनए तकनीक के द्वारा, यानी कि जीनों में फेरबदल करके नए टीके का निर्माण किया जाता है। और यह टीकों का उत्पादन लार्ज स्टेज पे होता है, उद्योगों के स्तर पर होता है, क्योंकि इसमें जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग होता है। इसमें सूक्ष्म जीवाणु, इष्ट कोशिका, ई कोलाई जीवाणु कोशिका में क्या किया जाता है, प्रवेश कराया जाता है। तो डीएनए टीका में उपयुक्त जीन का तात्पर्य है इम्यूनोजेनेट या प्रतिरक्षा जनी, अर्थात प्रोटीन के निर्माण और नियंत्रण करने वाले जीन से हैं। ऐसे जीनों को क्लोन किया जाता है, फिर वाहक के पहले क्लोन बनाया जाएगा, फिर वाहक के साथ जोड़ दिया जाएगा और फिर उस कोशिका में क्या कर दिया जाएगा, प्रतिरक्षी करके उन्हें प्रवेश करा देते हैं, जिससे उससे उनकी एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है। अब गर्भावस्था में प्रतिरक्षी कैसा होता है, ये हम बात करते हैं। तो गर्भावस्था में भी इम्यूनिटी पावर ज्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि गर्भ के समय दो व्यक्तियों को, एक तो शिशु को और एक माता को, दोनों को इम्यूनिटी पावर की बहुत आवश्यकता होती है। तो उस समय प्रतिरक्षण कैसे किया जाता है, यदि कोई महिला बीमारी से संक्रमित है तो उसका बच्चा भी संक्रमित हो सकता है, क्योंकि दोनों एक ही है। अगर गर्भवती महिला गर्भावस्था से पहले प्रतिरक्षण करा लेना चाहिए, ताकि कुछ टीकाकरण गर्भावस्था के समय पूर्णतः सुरक्षित नहीं होते, क्योंकि पहले ही कुछ टीके लगा लेने चाहिए ताकि गर्भावस्था के समय वह सुरक्षित ना रहे, तो भी उन पर इफेक्ट ना पड़े। इसलिए पहले ही उनको टीके का टीकाकरण कर लेना चाहिए, क्योंकि गर्भ के दौरान ये टीके सुरक्षित नहीं होते हैं। गर्भावस्था के समय कुछ मुख्य वैक्सीन, पोलियो, माइल्टिस, रूबेला आदि नहीं लेनी चाहिए, ताकि उसका इफेक्ट बच्चे पर, शिशु पर ना पड़े। गर्भावस्था में टिटेनस, इन्फ्लुएंजा,
पोलियोमाइलिटी, हैजा और हेपेटाइटिस बी के टीके जरूर लगवाने चाहिए ताकि यह उसके लिए रोगों से सुरक्षा उत्पन्न कर सके। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके अंग प्रतिरोपण एवं प्रत्यारोपण। अंगों का कैसे प्रत्यारोपण किया जाता है? तो रोगग्रस्त ऊतक या अंग का स्वस्थ ऊतक अंग से प्रतिस्थापित अंग प्रत्यारोपण कहलाता है। किसी स्वस्थ व्यक्ति से कहीं पे भी प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो वह अंग का प्रत्यारोपण कहलाता है। इस तकनीक का आजकल शल्य चिकित्सा में उच्च स्तर पर प्रयोग किया जाता है। जैसे किडनी का प्रत्यारोपण हो जाता है, हार्ट प्रत्यारोपण हो जाता है, लिवर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, इधर से बोन ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। इन सब का क्या होता है? प्रत्यारोपण होता है। अब प्रत्यारोपण मुख्य जो प्रमुख समस्या है यह रिजेक्शन है कि हमारी बॉडी उसको जो प्रत्यारोपित किया वास्तव में उसको ग्रहण कर भी रही है या नहीं कर रही है। इसलिए सबसे पहले प्रत्यारोपण जब किया जाता है तो खुद का खुद में ही किया जाता है या किसी रिलेटिव का किया जाता है ताकि वह उसको ग्रहण कर सके। तो इसमें यही है क्योंकि शरीर स्वयं और गैर में विभेद करने में असमर्थ है। प्रत्यारोपण प्रक्रिया में पूर्व रुधिर ऊतक को उचित मिलान आवश्यक होता है। कॉर्निया प्रत्यारोपण में अत्यधिक सफलता इसलिए संभव है क्योंकि कॉर्निया में रुधिर संवहनी तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र अनुपस्थित होता है, क्योंकि वहां इम्यूनिटी है ही नहीं। तो कॉर्निया में आसानी से क्या कर दिया जाता है? ट्रांसफर कर दिया जाता है, इसलिए वह सफल है। लेकिन शरीर में उपस्थित प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा विभिन्न प्रत्यारोपी अंगों का विरोध किया जाता है और अंग अस्वीकृत समस्या से बचना प्रत्यारोपण। जो अंग अस्वीकृत समस्या से बचाव हेतु प्रत्यारोपण के समय इनके उपरांत भी रोगी व्यक्ति को जीवन भर प्रतिरक्षा निरोध या संदमक लेने की सलाह दी जाती है। यानी कि जो जहां पर भी ये इम्यूनिटी प्रतिरक्षा तंत्र पाया जाता है वहां पर इससे प्रत्यारोपण से बचने की सलाह दी जाती है। आगे बात करें प्रतिरोप के कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। पहले बात करें ऑटोग्राफ। इसमें एक व्यक्ति के एक क्षेत्र के ऊतक का दूसरे क्षेत्र में क्या कर दिया जाता है? प्रतिरोपण कर दिया। एक व्यक्ति का एक ही में क्या कर दिया जाता है लेकिन क्षेत्र अलग अलग होता है, तो वह कौन सा कहलाता है? ऑटोग्राफ। इसमें दो अनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों में जो एक ही रिलेटिव हो, अनुवांशिक रूप से समान हो, उसमें ट्रांसफर किया जाता है तो वह कहलाता है आइसोग्राफ। एक होता है इसके अंदर एक ही जाति के एक ही व्यक्ति से उसी के समान लेकिन अनुवांशिक रूप से भिन्न व्यक्ति के मध्य जो एक ही जाति का है, दो व्यक्ति है लेकिन जेनेटिकल क्या है? अलग अलग है, तो उनमें प्रत्यारोपण कहलाता है एलोग्राफ्ट। और जो भिन्न जातियों में करा जाए, अलग अलग जातियों में किया जाए तो ऐसा कौन सा कहलाता है? जीनोग्राफ्ट कहलाता है। एक में कराए ऑटोग्राफ्ट, अलग अलग में अनुवांशिक रूप से सेम हो लेकिन अलग हो तो आइसोग्राफ्ट, अनुवांशिक रूप से ही अलग हो तो एलोग्राफ्ट, और जीन संरचना ही अलग हो तो वह जीनोग्राफ्ट कहलाता है। अब इसमें कई अस्वीकरण रिजेक्शन होता है कि यह जो होता है रिजेक्शन कैसे होता है, यह स्वीकार कैसे नहीं करता है। तो कभी कभी ग्राही शरीर प्रत्यारोपण को अस्वीकार कर देता है। किसी भी रुधिर को किसी भी शरीर में नहीं चढ़ा सकते, इसके लिए समान रुधिर वर्ग कारक होना चाहिए। तो अस्वीकार को रोकने के लिए कई रोकने के उपाय निम्नलिखित है। जैसे ऊतक मिलान, टिश्यू मैचिंग कराना पड़ता है पहले, कि वास्तव में शल्य चिकित्सा से पहले ऊतक मिलान आवश्यक है। संबंधित एवं गैर संबंधितों में कितना अंतर है यह ऊतक मिलान से ही स्पष्ट होता है कि वास्तव में उन दोनों बॉडी का ऊतक का मिलान हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद क्या किया जाता है? जब अस्थि मज्जा और लसिका ऊतक को एक्स किरणों से विकिरणित किया जाता है तो ये आरबीसी कणिकाओं का उत्पादन रुक जाता है। इसलिए रोगों को निवारण के समय विकिरण से बचा जाता है क्योंकि संक्रमण का खतरा रहता है। तो हमें एक्स किरणों जो हमारे अंदर एक्स किरणें डाली जाती है उनसे हमें बचना होता है क्योंकि वह क्या करता है? वह विकिरणों से बचा जाता है क्योंकि वह संक्रमण फैला सकती है। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा उससे बचा जाना चाहिए। प्रतिरक्षा का भी क्या करना चाहिए? हमें संदमन करना चाहिए क्योंकि यह रसायनों के प्रयोग पर सिद्धांत पर आधारित है जो प्रतिरक्षा तंत्र की सक्रियता को रोकता है। यह अंग प्रत्यारोपण अस्वीकार में देरी से होता है, लेकिन इस तकनीक के साथ समस्या यह है कि रोगी अनेक प्रकार के संक्रमण के अति संवेदनशील हो जाते हैं। ये देखा गया है कि प्रतिरक्षा दमन से रोगी कैंसर के विकास के लिए उन्मुख हो जाता है। एक्चुअली क्या होता है? जब प्रतिरक्षा का ट्रांसफॉर्म होता है तो वह इम्यूनिटी पावर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और जब इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है तो अनेक प्रकार के संक्रमण उसको क्या हो जाते हैं? घेर लेते हैं, जैसे कि कैंसर के विकास के लिए उन्मुख हो जाता है और कैंसर का विकास बढ़ जाता है। तो ये तो दमन था। नेक्स्ट आती है स्टेम कोशिकाएं। हमारे अंदर स्टेम कोशिकाएं पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं स्तंभ कोशिका। स्तंभ कोशिका जो होती है यह तकनीक तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र है। इसमें क्या होता है?
कोशिका जीव विज्ञान की अनुवांशिक के संयोग से विकसित हुआ है। यह कोशिका विज्ञान और अनुवांशिक विज्ञान, इन दोनों के संयोग से कौन सा विज्ञान क्या संभवित हुआ है? स्टेम कोशिका का निर्माण सम्मिलित हुआ है। और ये जो है यह सूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होने की अपार क्षमता होती है। इसमें कई क्षमताएं होती है स्तंभ कोशिका में, स्टेम कोशिका में, जो लगातार कैसी होती रहती है? विभाजित होती रहती है। अस्थि मज्जा से प्राप्त ये कोशिकाएं आजीवन भर शरीर में रुधिर कोशिकाओं का निर्माण करती है। यह अस्थि मज्जा में पाई जाती है स्टेम सेल, और जीवन भर यह क्या करती है? आजीवन शरीर में रुधिर कोशिकाओं का निर्माण करती रहती है। नेक्स्ट है स्तंभ कोशिका का संवर्धन माध्यम में रख के उनका संवर्धन कैसे किया जाता है। जैसे ऊतक कोशिका का किया जाता है तो माध्यम में आसानी से विभाजित होती है और वृद्धि करती है। जैसे संवर्धन माध्यम में रखा, विभाजित होगी और कंटिन्यू क्या करती रहेगी? या वृद्धि करती रहेगी। इस प्रकार निर्मित कोशिकाओं को जिस ऊतक में स्थानांतरित किया जाता है उसकी कोशिकाओं के भांति स्वयं को क्या कर लेती है? परिवर्तित कर लेती है। जिस ऊतक में उसे रखा जाता है वैसी की वैसी वह स्वयं में भी परिवर्तित हो जाती है। और भारत में इस क्षेत्र के अनुसंधान के लिए कोशिका एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित किया गया है, क्योंकि यह सेल के थ्रू है। कोशिकाओं का जो आणविक विज्ञान है यह सेंटर कहाँ बनाया गया? हमारे हैदराबाद में बनाया गया है। कितने प्रकार की कोशिकाएं होती है? 2 प्रकार की। एक तो भ्रूणीय स्तंभ कोशिकाएं होती है, और जो ये कोशिकाएं होती है ब्लास्टोसिस्ट के आंतरिक कोशिका समूह से पृथक करने में की जाती है। यह ब्लास्टोसिस्ट जो होती है क्रिया, उससे आंतरिक कोशिका के समूह में अंदर जो कोशिकाओं का समूहन होता है उसको पृथक करने के लिए कौन सी कोशिकाओं का यूज किया जाता है? यह भ्रूणीय स्तंभ कोशिकाओं का यूज किया जाता है। दूसरी होती है एडल्ट स्तंभ कोशिकाएं। ये क्या होती है? ये कोशिकाएं भ्रूणीय विकास के बाद, जब भ्रूण का विकास हो जाता है और शरीर में विशिष्ट ऊतक जैसे मस्तिष्क आदि से ली जा सकती है। जब यह भ्रूण का विकास हो जाता है तो यह मस्तिष्क आदि भागों से इनका यूज किया जा सकता है। यह कोशिका बहुशक्त कोशिकाएं होती है, और इन कोशिकाओं के विभाजन से बनी कोशिकाएं वयस्क ऊतक की मरम्मत के लिए उपयोग में ली जा सकती है। तो ये कोशिकाएं जो होती है बहुशक्त होती है, और यह कोशिकाओं के मरम्मत में क्या किया जा सकता है? इसका उपयोग किया जा सकता है। तो इस प्रकार की स्तंभ कोशिकाएं कौन सी कहलाती है? वयस्क स्तंभ कोशिका कहलाती है। और कोशिकाओं के समूहन से पृथक की जो जाती है भ्रूणीय अवस्था में, वह कौन सी कहलाती है? भ्रूणीय स्तंभ कोशिकाएं कहलाती है। अब स्तंभ कोशिका को प्राप्त करने के लिए कई स्रोत हैं। कहां से हम इसे क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। तो स्तंभ कोशिकाएं प्रारंभिक भ्रूण की ब्लास्टुला अवस्था, जो भ्रूण की सबसे पहले ब्लास्टुला, ग्रेस्टुला, ये मोरुला वगैरह ये अवस्थाएं बनती है, तो ब्लास्टुला अवस्था से ही क्या की जाती है? यह प्रारंभ में प्राप्त की जा सकती है। इसलिए इसे कोशिकाओं को क्या नाम दे दिया आपने? भ्रूणीय स्तंभ कोशिकाएं, क्योंकि यह भ्रूणीय अवस्था में ही क्या की जाती है? प्राप्त की जाती है। अगर मानव के 8 माह के भ्रूण का यदि गर्भपात कराया जाए तो स्तंभ कोशिका प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि वह भ्रूण जो है 8 माह का हो चुका है, तो उससे भी हमें स्तंभ कोशिका प्राप्त हो सकती है। नवजात की जो प्लेसेंटा है, जो जिस नली से वो जुड़ता है नवजात, उससे भी आप स्तंभ कोशिकाएं प्राप्त कर सकते हो। और वयस्क और शिशु मानव की रुधिर कोशिकाओं एवं अस्थि मज्जा की कोशिकाओं से भी स्तंभ कोशिकाएं क्या की जा सकती है? प्राप्त की जा सकती है। यह वह सारे स्थान है जहां से स्तंभ कोशिकाएं आप क्या कर सकते हो? प्राप्त कर सकते हो। अब आता है स्तंभ कोशिकाओं का उपयोग। स्तंभ कोशिकाओं का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो स्तंभ कोशिकाओं का उपयोग कहाँ किया जाता है? प्रयोगशाला में किया जाता है, क्योंकि वहां पर अंग तैयार करना संभव हो पाया है। उसके अलावा बीमार दिल की जगह नया दिल यानी लीवर ट्रांसफर करने में, खराब गुर्दों की जगह नया, मधुमेह के रोगियों को इंसुलिन देने वाले अग्नाशय ग्रंथि कोशिकाओं में विकसित की जा सकती है। इन्हें प्रयोगशाला में हड्डियां बनाने में भी काम में लिया जा सकता है। शरीर के जिन ऊतकों का क्षय हो चुका है, उनके जैसे हृदय रोग, अल्जाइमर, पार्किंसन जैसी बीमारियों का इलाज भ्रूण ऊतक के विधि द्वारा आसान हो जाएगा, उनकी जगह वो ट्रांसफर किया जा सकता है। स्तंभ कोशिका के माध्यम से मनुष्य में विकास की प्रक्रिया को प्रत्येक चरण में प्रयोगशाला में समझाया जा सकता है, क्योंकि वहां पर उसका क्या किया जा सकता है? उस प्रयोगशाला में वांछित अंग उसके अकॉर्डिंग तैयार किए जा सकते हैं। दवाओं व टीकाओं का परीक्षण भी स्तंभ कोशिका से बने भ्रूण पर ही किया जाता है। तो ये सारा हमने किसका पढ़ा? स्तंभ कोशिकाएं। अब देखते हैं प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित कौन कौन से हमारी बॉडी में विकार उत्पन्न होते हैं। तो कई विकार है, हमने इसे कितने विकारों में बांटा है?
तीन विकारों में जो प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित होते हैं। तो पहला विकार जो आपका आता है अति संवेदनशील विकार, जो कि कभी कभी बाह्य पदार्थों से, देखना शरीर कभी कभी बाह्य पदार्थों से प्रति संवेदनशीलता दर्शाता है। और जब एक व्यक्ति किसी विशिष्ट बाह्य यानी कि बाहर से जो प्रतिजन आ रहा है उसके प्रति अत्यधिक संवेदनशील दर्शाता है, और यही प्रतिजनशीलता क्या कहलाती है? एलर्जी कहलाती है। हम कहते हैं कभी परागकण से एलर्जी हो गई, कभी मिट्टी से एलर्जी हो गई, किसी स्प्रे से एलर्जी हो गई, तो वह जो हमारे उसके प्रति हमने स्पेशलिस्ट प्रतिक्रिया दर्शाई, यही कौन सा कहलाता है? अति संवेदनशील विकार या एलर्जी कहलाता है। जैसे छींक आना, त्वचा में खुजली होना, श्वास नली में उत्तेजन होना, ये विकार यही होता है। और प्रतिजन एलर्जी का कारण बनते हैं। जो ये कारक है जैसे परागकण है, धूल के कण है, यह एलर्जी का क्या बनते हैं बच्चों? कारक बनते हैं। और यह एलर्जी अलग अलग प्रकार की होती है। ये क्रिया क्या होती है इसकी? सबसे पहले क्या होता है, मास्ट कोशिका में क्या होता है? हिस्टामिन तथा सीरोटोनिन नामक रसायनों का स्त्रवण होता है। एलर्जी जिसमें हो रही है उसमें सबसे पहले मास्ट, हिस्टामिन और सीरोटोनिन पदार्थ का स्त्रवण होगा, जिसके फलस्वरूप एलर्जी से संबंधित जो इम्यूनिटी है IgE का उत्पादन होता है। जैसे ये प्रतिरक्षी ग्राही में मांस कोशिका से मिलते हैं, उन्हें रसायन स्त्रवण के लिए प्रेरित करती है और प्रदाह अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी होती है। जैसे एलर्जी से बचाव के लिए एंटीहिस्टामिन, एड्रेनालिन तथा स्टेरॉइड जैसी औषधियां भी ली जाती है। हमारे शरीर में एलर्जी से बचने के लिए सबसे पहले हिस्टामिन और सीरोटोनिन हार्मोन स्रावित होता है। यह IgE का प्रेरित करती है और IgE मास्ट कोशिका से जुड़कर उसको क्या कर देती है? नष्ट कर देती है। इसके कारण इसमें कई औषधियों का निर्माण भी किया जाता है, जैसे एंटीहिस्टामिन, एड्रेनालिन, स्टेरॉइड आदि औषधियों का निर्माण भी किया जाता है। आगे बात करें, ये हमने एलर्जी की क्रिया देखी। अब एलर्जी से प्रभाव क्या पड़ते हैं? अगर एलर्जी के प्रभाव की बात करें तो इससे हमें दमा, श्वास लेने में परेशानी हो जाती है ना। इसके ब्रोंकियोलिस, जो हमारी जो फेफड़े हैं उसकी कोशिकाएं वो फटने लग जाती है, और हमें एडिमा श्लेष्मा अधिक गाढ़ा स्त्रवण आता है। ब्रोंकियोलिस में संकुचन होता है, पेशियों में संकुचन प्रारंभ हो जाता है। प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रिया रुधिर न होकर ऊतक में होने लग जाती है, और इसे एनाफाइलेटिक शॉक भी कहते हैं। अचानक एनाफाइलेटिक शॉक होता है क्योंकि कोशिकाएं सिकुड़ने लगती है। ब्रोंकाइटिस जो होता है वह रोग होने लग जाता है। हमें ये पराग ज्वर, आर्केरिया, एक्जिमा आदि कुछ अन्य एलर्जी के क्या है? दुष्प्रभाव है जो एलर्जी से होते हैं। आगे बात करें, स्व प्रतिरक्षण विकार क्या होता है? जब शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र स्वयं गैर विभेद करने में असमर्थ हो जाए, यानी कि स्वयं और अपनी कोशिका और दूसरी कोशिका में विभेद करने में असमर्थ हो जाए और यह शरीर के विरुद्ध ही कार्य करने लग जाए, तो यह स्वयं प्रतिजन स्वयं के ऊतक को ही नष्ट करने लगता है। और इस प्रकार की प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा स्वयं के प्रतिजन को विरुद्ध ही क्या करता है? प्रतिरक्षी निर्माण कर लेता है, और यही स्व प्रतिरक्षण कहलाता है। यानी अपने ऊतक के विरुद्ध ही खुद ही अपने शरीर में प्रतिरक्षा का निर्माण कर लेता है, और यही क्रिया क्या कहलाती है? स्व प्रतिरक्षण कहलाती है। जब शरीर लाल रुधिर कोशिकाओं को नष्ट करने लगता है तो यह अवस्था पर्निशियस या क्रोनिक रक्ताल्पता कहलाती है। जब यह RBC को नष्ट करने लगता है तो यह अवस्था क्या कहलाती है? क्रोनिकल रक्ताल्पता कहलाती है। और प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा पेशियों का नष्ट होना मायोस्थेनिया ग्रेविस कहलाता है। जो हमारे अंदर प्रतिरक्षा बनी वह हमारे पेशियों को नष्ट कर देती है, तो यह क्रिया क्या कहलाती है? मायोस्थेनिया ग्रेविस कहलाती है। अपनी बॉडी की कोशिकाओं को स्वयं नष्ट कर देना ही मायोस्थेनिया ग्रेविस कहलाती है। जबकि क्रोनिक हिपेटाइटिस में यकृत की कोशिकाएं नष्ट होती है। जबकि क्रोनिक हिपेटाइटिस जो होता है उसमें किसकी कोशिकाएं नष्ट की जाती है? यकृत की कोशिकाएं नष्ट की जाती है। जैसे हाशिमोटो रोग, जो आत्महत्या होती है थायराइड की, वह होती है। रूमेटिक ज्वर, मल्टीपल स्क्लेरोसिस तथा अमावती संधिशोथ, ये सही प्रकार के अपने आप में ही खुद को नष्ट कर लेना, कुल मिलाकर खुद की कोशिका को खुद के द्वारा ही नष्ट कर लेना, उसके विरुद्ध ही प्रतिरक्षा बना लेना, यह क्रिया कहलाती है। अब इससे कौन कौन से विकार है? प्रतिरक्षा के अभाव में विकार उपार्जित प्रतिरक्षा से एक से अधिक घटकों में कार्यविहीन होने से होते हैं। कई विकार होते हैं, कई रोग उत्पन्न होते हैं। ऐसे विकार जीन उत्परिवर्तन, जीनों में परिवर्तन से, जीनों में अभाव से, पोषण के अभाव से, दुर्घटना से हो सकते हैं। जैसे पहले हम बात करें SCID, यह एक डिसऑर्डर है। इस डिसऑर्डर में एडिनोसिन डीएमिनेज
कि क्या होती है, जीन में उत्परिवर्तन होता है, जिससे क्या होता है, एंजाइम एडिनोसिन डीएमएनएस बी और टी लसीनुकार का निर्माण में भाग नहीं लेती है, यानी कि बी और टी लिम्फोसाइट का निर्माण नहीं होता है। अर्थात इस विकार में पीड़ित बच्चों में टी और बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं नहीं बनती है। तो जिनमें बी और टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं नहीं पाई जाती है उसमें कौन सा रोग विकार हो जाता है, SCID विकार हो जाता है। अर्थात टी लसीकाणु न होने के कारण बी डॉल्ज डी जॉर्ज सिंड्रोम तथा बी लसीका न होने के कारण एग्मा ग्लोब्यूलिनेमिया रोग हो जाता है। अगर टी लसीकाणु नहीं होंगे तो उसको कौन सा रोग हो जाएगा, डी जॉर्ज सिंड्रोम, और बी लसीकाणु नहीं होंगे तो उसको कौन सा हो जाएगा, एगामा ग्लोब्यूलिनेमिया रोग हो जाता है। इसके लिए जीन थेरेपी की जाती है। कौन सी थेरेपी की जाती है, जीन थेरेपी की जाती है। और लास्ट में आता है एड्स, जो उपार्जित प्रतिरक्षा अभाव के संलग्न में एक विषाणु जनित रोग है। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट किया। ठीक है बच्चों, तो आपको सबको समझने में आ गया होगा। तब तक थैंक यू सो मच।